हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण साहित्य और साहित्य में हमने रीति काल तक कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। इसी प्रकार से संपूर्ण साहित्य प्लस संपूर्ण व्याकरण प्लस संपूर्ण एनसीईआरटी पीजीटी पाठ्यक्रम हम क्रमबद्ध रूप से कर रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका संपूर्ण कोर्स यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप चैनल के अबाउट में जाओगे, ABOUT अबाउट में, तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। और इसी तरह से हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते रहेंगे। अब आपके मन में ये ज़रूर सवाल होगा कि ये किस एग्ज़ाम में या परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है, यानी हिंदी का पाठ्यक्रम आता है, तो ये TGT PGT नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या KVS NVS DSSS BEMRS और हरियाणा PGT स्क्रीनिंग सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो अब हम पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध रूप से। चलो अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। तो हमारा पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। भारतेंदु युग का अन्य नाम। तो देखो बच्चों, किसी भी युग के जैसे सबसे ज़्यादा जो नामकरण हुए हैं आधुनिक आदिकाल के हुए हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है कि सबसे ज़्यादा विवादास्पद काल कौन सा रहा है, तो आदिकाल रहा है। अब ये भी प्रश्न कई बार आया है कि सबसे कम विवादास्पद कौन सा रहा है, नामकरण की दृष्टि से बता रही हूँ, तो ये रहा है भक्ति काल। ठीक है। और अब प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, पुनर्जागरण काल। क्या है बच्चों, पुनर्जागरण काल। अब यहीं पर मैं आपको कंफ्यूज दूर कर देती हूँ। हालांकि हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग, लेकिन फिर भी द्विवेदी युग का नामकरण भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। भारतेंदु युग का नाम है पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग का नामकरण है बच्चों जागरण काल। जागरण काल। अब क्या है, जैसे यहाँ पुनर् लग गया, तो आपके मन में कई बार जिसने पढ़ा नहीं है उनके मन में तो यही सवाल होगा कि जागरण काल होगा भारतेंदु, क्योंकि वो बाद में आया था द्विवेदी युग, तो इसलिए पुनर्जागरण किया होगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, आप ध्यान दीजिए। जिसने पढ़ा वो ठीक करेगा और जो तुक्का लगाएगा वो बराबर गिरेगा। तो बच्चों, भारतेंदु युग का नामकरण है, यानी अन्य नाम है, दूसरा नाम है, कुछ भी आए, भारतेंदु युग का अन्य नाम आए या दूसरा नाम आए तो आप करेंगे पुनर्जागरण काल, और द्विवेदी युग का आए तो जागरण काल करेंगे। इस बात का याद रखेंगे, इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, इसका भी IMP लगा लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति यानी कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें पूछा गया है, नहीं है। राष्ट्रीयता और देश प्रेम, और इसके साथ ही सामाजिक चेतना। अब आगे ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका C इधर मिलेगा, भक्ति परक काव्य प्रधानता। तो बच्चों ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, भक्ति परक काव्य प्रधानता नहीं। हास्य व्यंग्य भी जैसे भारतेंदु ने किया है, प्रयोग किया हास्य व्यंग्य का। इसके साथ ही राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना भी हुई है, सामाजिक चेतना भी हुई है, लेकिन भक्ति परक विशेषता इसमें नहीं है। प्रश्न तीसरा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है। फिर ये प्रश्न भी IMP लगा लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेम करेंगे बिल्कुल हैं, राधा कृष्ण दास भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले ऑप्शन इधर मिलेंगे आपको। इसके साथ ही प्रताप नारायण मिश्र भी है। श्रीधर पाठक नहीं है बच्चों, तो श्रीधर पाठक किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के कौन है, श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है, तो कविता है भारतेंदु कृत। देखो बच्चों ध्यान दीजिए,
कई प्रेम सरोवर, ज़्यादातर प्रेम शब्द लगा होता है, जैसे प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी है। तो ये रचनाएं भारतेंदु युग की है। ज़्यादातर मैं बताती हूँ 90% प्रेम लगा होता है तो भारतेंदु। अगर तुक्का आपको लगाना होता है, वैसे आपको याद है तो अच्छी बात, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तुक्का लगाना है तो वहाँ 95% आपकी बात ठीक हो सकती है। ऐसे प्रेम तरंग के रचनाकार देखो, यहाँ प्रेम सरोवर आया तो एक कविता किसकी है? भारतेंदु। अब यहाँ प्रेम तरंग आ गया तो प्रेम तरंग किसकी है? भारतेंदु की है। भारतेंदु ने विजय पताका की रचना की है। कविवचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, भारतेंदु मंडल के गठन पर, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, भारतेंदु ने विजय पताका की रचना की। विजय ने विजय पताका की। हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दूसरा भी, जैसे ये आ जाए भारत की आज़ादी पर, तो ये हमारी आज़ादी के पहले के कवि हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है पूछा गया है। तो भारतेंदु भारत दुर्दशा भी है। अंधेर नगरी चौपट, राजा टके, शेर ख्वाजा, ऐसी जो पंक्ति है वो इन्हीं की है। वैदिक इंसान होती, ये भी इन्हीं की है। ये तीनों इनकी है, लेकिन ये नहीं है। भारत रण किसकी नहीं है? भारतेंदु की नहीं है। भारत दुर्दशा भी भारतेंदु की है, अंधेर नगरी भी है, वैदिक इंसान होती ये भी, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता, प्राचीन और नवीन का समन्वय, बिल्कुल यही विशेषता है। प्राचीन और नवीन का समन्वय मतलब जो पहले की रचनाएं थे और जो नई थी उनका समन्वय, आपस में उनका सामंजस्य बिठाया गया था। सांप्रदायिक कट्टरता का भाव ये बिल्कुल नहीं है। ब्रज और खड़ी बोल दोनों का रचना ये है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता, हालांकि ये तीनों रचनाएं भी है, कहीं ना कहीं इनका भी मतलब माफ़ कीजिए, ये तीनों विशेषताएं भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे बड़ी दिया गया यहाँ, सबसे बड़ी आया तो बड़ी शब्द लग गया तो प्राचीन और नवीन का समन्वय आएगा। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था, जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शिक्षा के प्रचार के लिए एक स्कूल खोला था, आज जो वर्तमान में उसका नाम है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। लेकिन जब खोला था उस समय उसका क्या नाम था? हरिश्चंद्र स्कूल था, सरस्वती स्कूल था, चौखंबा स्कूल था, हिंदी विद्यालय था। तो बच्चों उस समय उसका नाम था चौखंबा स्कूल। जिस समय स्कूल खोला था उस समय इसका नाम था चौखंबा स्कूल, लेकिन अब उन्नति करते करते इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया अब हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। पहली बार तो तुम संग्रहित को ध्यान से देखोगे, ये शुद्ध में काफ़ी बार पूछा गया है। अब क्या है संग्रहित? कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं संग्रहित। तो बच्चों ये क्या है? र है, लेकिन ये क्या है? री। संग्रहित, री का उच्चारण करेंगे, संग्रहित इसका। और ये क्या है? र है, तो ये गलत है और ये सही है, सामने दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश है। अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग्य है। खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख हैं। तो भारतेंदु जो फूलों का गुच्छा है, भारतेंदु ने जो फूलों का गुच्छा लिया वो खड़ी बोली कविताओं का संग्रह किया था। यानी खड़ी बोली एक तरह से देखा जाए तो खड़ी बोली की जो रचनाएं थी उनका एक काव्य संग्रह था, फूलों का गुच्छा। ठीक है, और इनकी रचनाएं मतलब भाषा कौन सी थी इनकी? खड़ी बोली। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी, ये पंक्तियां भारतेंदु की किस रचना में है? प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तर भक्तमाल। तो बच्चों उत्तरार्ध भक्तमाल ये इसकी जो है, ये इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारे, ये पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में? ये नहीं, उत्तरार्ध भक्तमाल में ये पंक्तियाँ दी गई हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारे, ये उत्तरार्ध अब यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है? ये क्या है? भारतेंदु की है। लेकिन कुछ बच्चे इसको नाभादास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भक्तमाल है, जो भक्तमाल रचना है वो है नाभादास की ना। और उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है? भारतेंदु की। अब एक आता है नव भक्तमाल, यहाँ भी आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे।
नव भक्तमाला राधाचरण गोस्वामी। तो इनका अंतर समझे बच्चों, उत्तरार्ध भक्तमाला आएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भक्तमाला आएगी नाभादास की, नव भक्तमाला आएगी राधाचरण गोस्वामी की। ये तीनों जो रचनाएं काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो मैं ऐसी रचनाएं बताऊं उसे नोट कर लिया करो, जो कंफ्यूज वाली एक जैसे नाम वाली होती है। इसके साथ ही आप जैसे मैं नंबर वाइज करवा रही हूँ, ऐसे नंबर डाल के आप कॉपी पेन लेके बैठो, वो कितने आपके प्रश्न सही हो रहे, कितने गलत, ये भी आप अपने आप का मूल्यांकन कर लिया करो। मेरे प्रश्न बताने से पहले आप निशान लगा लिया करो। भारतेंदु ने किस सम्मान में श्री राजकुमार सुवागत का पत्र लिखा? किसका सम्मान किया था? उन्होंने श्री राजकुमार सुवागत पर पत्र लिखा। महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर उन्होंने क्या लिखा था? श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र। आगे बढ़ते हैं। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अब देखो इसको ट्रिक के मान लीजिए आपके मन में लहर उठ गई, हमें किसी तरह से ये जो भी एग्जाम आपके सामने है ये हमें निकालना है, ये दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रख सकती। आपके तो आप इतनी मेहनत करोगे तो आपके मन में लहर उठ रही कि मुझे कुछ भी बात आए, मुझे तो बस क्वालिफाइड करना ही है, और आप दिन रात मेहनत करोगे तो आपको जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपका क्या है? प्रताप फैलेगा। आपके मन में लहर उठी, फिर आपने वो काम किया जो भी आपका लक्ष्य था, फिर आपका क्या फैला? प्रताप फैला। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रेमघन की। देखो बच्चों, जो आनंद में रहेगा वो क्या फैलाएगा? प्रेम फैलाएगा। जो आनंद में रहेगा, मस्ती में रहेगा, वो क्या? प्रेम फैलाएगा। तो आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रेमघन की है। आगे बढ़ते हैं। तदीय समाज में से किसका संबंध है? IMP लगाना बहुत बार पूछा गया। तदीय समाज में भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है तदीय समाज से। आगे बढ़ते हैं। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, बालमुकुंद गुप्त है, प्रेमघन है, भारतेंदु है। नए जमाने की मुकरी के लेखक। भारतेंदु ने किस कृति में देशी राजाओं को राष्ट्रभ गधा कहा है? भारत दुर्दशा। किस कृति में विदेशी राजाओं को राष्ट्रभ गधा कहा है? तो भारत दुर्दशा में कहा कि देशी राजा थे, जो देशी राजा थे, हमारे देश के जो राजा थे वो क्या है? भारत दुर्दशा नाम की उन्होंने रचना लिखी है भारतेंदु, जिसने उन्हें देशी राजा को राष्ट्रभ ये तत्सम शब्द है, और उन्होंने गधा कहा कि गधे हैं। तो बच्चों, अगर आप इसी प्रकार से निःशुल्क पाठ्यक्रम चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हम संपूर्ण पाठ्यक्रम चाहे वो NCERT, हिंदी व्याकरण या फिर साहित्य निःशुल्क पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक से जुड़े, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपके लिए। खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी मूर्ख किसने कहा? जो खड़ी बोली के समर्थक में थे उन्होंने कहा कि हट्टी और मूर्ख है। ये किसने कहा? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है कि जी खड़ी बोली के जो समर्थक है वो हट्टी है और मूर्ख है। और ये कथन किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये कथन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? संजय जगमोहन की है कि प्रेम ही संपत्ति है। जगमोहन, जग मतलब जग को मोहने वाला, भाई ये नाम है लेखक का, लेकिन जग हम इसका जो है अर्थ निकालेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे तो जग को मोहने वाला निकलेगा। और प्रेम की संपत्ति वही फैलाएगा जो जग से प्रेम करेगा। जग संपत्ति लता जगमोहन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल की किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? किसको माना जाता है? ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 20 आपका रहेगा, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। आगे ऑप्शन और भी मिलेंगे, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। ये बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन, तो बाल मुकुंद गुप्त इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको कि जो है सफल भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। किसे? बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। बाबा बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? भाई इनकी साहित्य में इतनी प्रसिद्धि हो गई, इसका मूल आधार यानी मुख्य आधार क्या है? बंगवासी भी इन्हीं की रचना है, भारत मित्र भी है, जोगिंडा
जोगिड़ों का संग्रह भी, लेकिन शिव शंभू का चिट्ठा इससे ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे और इनकी ये मतलब प्रसिद्धि का मूल आधार। बाकी रचनाएं भी इन्हीं की है, बंगवासी, भारत मित्र, जोगिड़ों का संग्रह, लेकिन शिव का चिट्ठे से काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, ये याद रखेंगे आप। भारतेंदु मंडल के लेखकों को सर्वप्रथम विशेषता रही है। भारतेंदु जो मंडल के लेखक थे उनकी सबसे पहले यानी मुख्य विशेषता क्या है, ऑप्शन 4 है आपके सामने। उनकी कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुकर हुई। हालांकि विशेषता ये भी है, लेकिन प्रमुख कौन सी ये देखेंगे। सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्रकार स्वयं संपादन करते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, जितने भी लेखक हुए हैं भारतेंदु के, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, हरिश्चंद्र प्रताप, ये सारे क्या है, जगमोहन सिंह, सभी अपने अपने पत्र का संपादन करते और स्वयं संपादक थे और ये अपने अपने पत्र को प्रकाशित कर रहे थे। ये सबसे प्रमुख विशेषता है। भारत बारहमासा किसकी रचना है, राधा कृष्ण गोस्वामी, माफ कीजिए राधा कृष्ण दास। तो हमारे देश में क्या है, 12 मास यानी 12 महीने बताए जाते हैं। तो 12 महीने हम किसकी पूजा करते हैं, राधा और कृष्ण की, सभी करते हैं राधा और कृष्ण की। तो हम 12 मासा किसकी पूजा करते हैं, राधा कृष्ण दास की, राधा और कृष्ण की, ये आप याद रखेंगे। ऐसे भी भारतेंदु की रचना नहीं है। वेणुगीत, प्रेम फुलवारी और वर्षा विनोद, लोकोक्ति तक जो है भारतेंदु की रचना नहीं है। वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारतेंदु की रचना कौन सी है, श्रृंगार सतसई। अब पूछ लिया है, जब पूछा गया था नहीं है। तो श्रृंगार सतसई किसकी है, भारतेंदु की रचना है। सुकवि सतसई किसकी रचना है, भारतेंदु की है। राधा कृष्ण दास के। अंबिका दत्त व्यास की क्या है, सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इसे याद रखेंगे। प्रश्न 27 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया गया है। उत्तर स्वरूप 4 विकल्प है, सही उत्तर का चयन किए। भाई ये 27 से 41 तक आपके कथन चलेंगे। किसने बोले, कथन का मतलब कहावतें जो कही हैं। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र की। अब जो अपना प्रताप फैलाना चाहता है वो अपने देश को भी आगे ले जाएगा। देश का प्रताप होगा सच्चा, हिंदू हिंदुस्तान हो गई। हिंदुस्तान जैसे हमारे देश का नाम, अब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ हिंदू रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इसको पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान था, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो इसलिए कहा कि जो अगर आपका प्रताप फैलाना चाहते हो तो आपको एक हिंदुस्तान की जय जयकार करनी पड़ेगी। प्रताप नारायण। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, को सकी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अभी हमने पढ़ा विशेषता थी कि हास्य व्यंग्य, यानी उसमें क्या है कि हंसी भी आती है उनकी रचनाओं को पढ़कर, और व्यंग्य यानी कटाक्ष भी है। हंसते हंसते आपको वहाँ पर एक उपदेश भी दिया है, एक जागरूकता का उपदेश भी दिया गया। आपको हंसी भी आएगी और उपदेश कहीं कहीं व्यंग्य भी छुपा होता है। मतलब जैसे आपने शादी ब्याह के गाने नहीं सुने होते, जिसमें कहने का प्राय कुछ होता है और कहते शब्द कुछ होते हैं जिसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा हो, उसे हास्य व्यंग्य कहते हैं। तो इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब कि जो अपनी सखी को बता रहे कि तो वो सोचे कि कहीं पति होगा नहीं, भीतर भीतर सब रस चूसे, यानी भीतर भीतर खुश हो रहा है, तन मन धुन से अपने आप में और जाहिर और बातों में बड़ा तेज है। तो दूसरी सखी कहती है उसके भी साजन यानी पति है, तो उनके भारतेंदु हरिश्चंद्र की ऐसी रचना मिलता है कि नहीं मतलब पति नहीं है, वो अंग्रेज है ऐसे। तो ये हास्य एक तरह से व्यंग्य भी है, हास्य भी है कि ये बड़े चालाक होते हैं अंग्रेज, क्योंकि वहाँ पर वे अंग्रेजों का शोषण सहन कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है तेज तो थे ही, जो हमारे देश में आकर हमारे देश पर ही राज कर गए। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। भाई कंता का अर्थ क्या दिया गया है, जैसे पति से, अपने पार्टनर से, साथी से। तो प्रताप नारायण मिश्र, तो भाई देखो भाई, जब कोई देश के लिए मान लीजिए किसी का पति है, किसी का विदेश अपने देश में जाता है, बॉर्डर पर जाता है लड़ाई के लिए, फौज में है, देश की सेवा करता है, फौजी है, तो वो कंता कह रहे कि जैसे हमारे घर में रह रहे वैसे विदेश, मतलब यहाँ सुखी रहे वहाँ विदेश में भी सुखी रहना चाहिए, जैसे रहे वैसे। तो ये एक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, लेकिन आप इसको ऐसे याद करें कि अगर वो प्रताप फैलाना, अपने देश का प्रताप फैलाने के लिए भगवान करे जैसे वो घर में सुखी रहते हैं वैसे वहाँ भी रहे, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है।
धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। देखो, जिसको अपने देश से प्यार होगा, अपनी मातृभूमि से प्यार होगा, तो वही ये शब्द बोलेंगे, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। हमारी जो भारत भूमि है वो धन्य है, सभी रत्न इसमें उपजाए जाते हैं। तो ऐसा कौन बोलेगा? कोई प्रेम करने वाला ही बोलेगा। अब जिसको अपनी मातृभूमि से प्रेम, दूसरा तो कोई बोलेगा नहीं। तो इसी तरह इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, धन्य भारत भूमि सब रत्न की उपजावनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये प्रेम करने वाला ऐसे शब्द बोलेगा। मेरे तो साधन एक ही जग नंदलाल वश भाने दुलारी। मेरे तो साधने की, तो ये भारतेंदु की है। मेरे तो साधने की जग नंदलाल वश भानु कुमारी, काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण, सारी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण, आप इसे याद रखेंगे। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती भारतेंदु हरिश्चंद्र। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती भारतेंदु हरिश्चंद्र। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चली चलाइए ना प्रेम घन। चित चैत की चांदनी चाह भरी अभी कोई चाहत करेगा, यानी किसी को चाहेगा तो प्रेम करेगा, प्रेम घन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु से, ये भी IMP बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन करे जो नहीं कसकत शून्य विपत्ति बाल विध्वन की, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं, ये पंक्तियां रहेंगी। जो विषय संतन तजी ताई मूड लपटाती, ये राधा कृष्णदास की। जो विषय संतन तजी ताई मूड लपटाती। पे धन विदेश चली जात यह अति खुआरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो बच्चों, कुछ बच्चों की आदत होती है कि जैसे वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न ही सिर्फ कर लेते हैं, परिवेश बाकी को वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आपको सब समझदार हो, आप सबको पता है कि इस बार आपका जो कंपटीशन रहने वाला, आपकी प्रतियोगिता रहने वाली है, वो सिर्फ स्टेट की तरह नहीं रहने वाली है कि आपने 60% नंबर लिए और आप क्वालिफाइड हो गए। अब आपको नौकरी मिलने वाली है, आपको सैलरी मिलेगी, और सरकार सैलरी PGT स्क्रीनिंग वालों की बात कर ले, वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली आपको। पहले आप ऑब्जेक्टिव पास करेंगे, फिर आप सब्जेक्टिव करोगे, तभी आपको पैसे मिलेंगे, आपको सैलरी मिलेगी। तो इसलिए ये नहीं कि ये मुश्किल है, ये पढ़ा, जो ज़्यादा गहराई से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वही, और गिनी चुनी वैकेंसियाँ हैं तो आपका कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसलिए सिर्फ वही परिवेश से ना पढ़े, आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप सारे प्रश्न पढ़ो, गहराई से पढ़ो, और अब आपकी प्रतियोगिता टक्कर की रहने वाली है। तो इसलिए जो ज़्यादा प्रश्न पढ़ेगा, ज़्यादा समय देगा अपने आप को वही पढ़ाई के लिए, तो वही अब टेस्ट निकालेगा। तो इसलिए थोड़ा कष्ट कर लो, 3-4 महीने की बात है, आपकी नौकरी लग जाएगी। कौन करे जो नहीं कसत सुनी विपत्ति बाल विधन की, प्रताप नारायण मिश्र की। जो विश्वास संतन तजिटारो मूड लपटाती, ये रहेगी राधा कृष्णदास की। पे धन विदेश चली जात अति खुआरी, ये रहेंगी बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हमारा उत्तम भारत देश, ये रहेंगी आपकी राधा चरण गोस्वामी। हमारा उत्तम भारत देश, भाई जो राधा की जो पूजा करता है, राधा को मानता है, वो कहते हैं हमारा तो देश क्या है, उत्तम है। और उत्तम कौन सा देश? हमारा देश क्या है? भारत है। राधा चरण गोस्वामी। भारतेंदु का साहित्यिक व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये आप ध्यान रखें कि भारतेंदु का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये पंक्तियाँ किसने बोली थी? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतेंदु युग का साहित्य था जो व्यापक नहीं फैला हुआ था, वो गदर से काफ़ी प्रभावित है। तो कुछ बच्चे क्या है कि बस ऑप्शन दिखा नहीं, ये इस प्रकार के वो रामचंद्र शुक्ल लगा देते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे आलोचक हैं, उनको भी याद किया करो। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। वे नए युग के प्रवर्तक के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इससे आप रामचंद्र शुक्ल की 2-3 पंक्तियां हर परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप इन्हें याद करो, आप खुद समझदार हो, अपने आप कर लोगे। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वे भारतीय समाज के पुराने ढांचे से न संतुष्ट रहकर उसमें सुधार भी चाहता था। अब देखो बच्चों, ये बात आप याद रखेंगे। ये मतलब कि एक ट्रिक आप मैं बता रही हूँ कि देखो अब क्या है कि पुराने और नए का मतलब समन्वय दिखाया गया कि पुराने जो भारतीयों के साहित्य जनवादी इस अर्थ में, यानी जो भारतीयों का साहित्य लिख रहे थे वो इस ढंग में साहित्य चाहते थे जैसे कि पुराना और नवीन
इसकी विशेषता है पुराना और नवीन का समन्वय। सबसे बड़ी विशेषता हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो वही वाली बात है कि जो भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर ये पुराना ढांचा, पुरानी परंपरा ने हम अपनाओ, थोड़ी सी नई भी यानी थोड़ा सा सुधार भी कराओ। तो ऐसा सुधार कौन चाहेगा? जो विलासी व्यक्ति होगा, मतलब कि जैसे आप फैशन से लगा लीजिए, जो विलासी व्यक्ति होता है वो नए नए कपड़े ढंग के पहनता है, नई फैशन के पहनता है, पुरानी परंपराओं का त्याग करता है। तो इसी ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, जो विलासी व्यक्ति होता है वो सिर्फ पुराने ढांचे को नहीं मानता है, थोड़ा बहुत उसमें नया भी चाहता है, नए और पुराने का समन्वय। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? आधुनिक, इसको IMP लगाएंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? भारतेंदु को कहा जाता है आधुनिक हिंदी का वैतालिक। तो बच्चों यहाँ वैसे तो भारतेंदु के काफ़ी प्रश्न हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने करवाए हैं, बाकी इनके कुछ कथन और कुछ प्रश्न और भी वो भी करवा दूँगी। पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अवश्य रहें।